विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए अध्याय में। मैं किशन कुलकर्णी आज के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह क्या होते हैं इसको जानने से पहले विराम चिन्ह यानी कि क्या, इसके बारे में हम ज़रा विस्तार से पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, यानी कि विराम इस शब्द का अर्थ ही होता है रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में हमें कहाँ रुकना है ये दिखाने का काम करने वाले चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह। अब देखिए आगे, वाक्य को लिखते समय या बोलते समय के बीच थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा के इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, रामू स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पर है के आगे एक चिन्ह लगाया गया है जिसको कि विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि विराम चिन्ह का उपयोग सही प्रयोग नहीं किया गया तो वो अर्थहीन भी हो जाते हैं और अस्पष्ट भी दिखाई देते हैं। कैसे? यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, देखिए, रोको मत जाने दो। यहाँ पर दो विराम चिन्ह है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। यहाँ पर न जाने देने की बात हो रही है, रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर का जो विराम चिन्ह है वो थोड़ा आगे लगने से दोनों वाक्यों का अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है ये हमको यहाँ से मालूम हो जाता है। अब विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए सविस्तर जानकारी लेंगे। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको मालूम हो गया। किसी भी वाक्य में कहाँ पर ठहरना है ये दिखाने वाले चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह के कुछ प्रकार जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर मैंने चिन्हित किया है। विराम चिन्ह का नाम और विराम उनके चिन्ह। अब अल्प विराम सबसे पहला है। अल्प विराम यानी कि थोड़ा हमें ठहरना है तो ऐसा एक चिन्ह वहाँ पर आता है। अर्ध विराम यानी कि आधे वाक्य में हमको जाकर ठहरना है तो वहाँ पर अर्ध विराम आता है। पूर्ण विराम यानी कि वहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया है, ऐसा यहाँ पर जब सूचित किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसका चिन्ह ये है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि कभी भी हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके आगे ये चिन्ह लगता है। ये चिन्ह लग जाने से वाक्य प्रश्नार्थक है ऐसा हमको मालूम होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि कभी कभी हमें आश्चर्य होता है, घबराहट होती है, वो दिखाने के लिए ये इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी कि दो शब्दों के बीच में इसको यूज़ किया जाता है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा जिसको कि हम कहते हैं ये है। उसके बाद कोष्टक चिन्ह है जिसको कि हम ब्रैकेट कहते हैं। और विवरण चिन्ह यानी कि आगे हमें कुछ विवरण देना है कुछ विषय के बारे में, तो ऐसे चिन्ह यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम अल्प विराम के बारे में चर्चा करेंगे जिसको कि इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर राम के आगे और सीता के आगे यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया गया है, अल्प विराम। अब यानी कि राम अलग है, राम के बाद हमको थोड़ा रुकना है, सीता के बाद रुकना है, और लक्ष्मण और हनुमान, ऐसे चार शब्द यहाँ पर, चार नाम आए हैं। चार नाम के बीच में हम और जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम हमको लगाना पड़ता है। उसी प्रकार सेकंड वाक्य में देखिए, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी है। तो कोई एक व्यक्ति भारत को देखने के लिए आया था तो उसने वहाँ पर क्या क्या देखा वो एक ही वाक्य में बता रहा है। तो उसने सबसे पहले पहाड़ देखा, फिर यहाँ पर थोड़ा रुकना है, उसके बाद झरने, उसके बाद नदी, उसके बाद खेत, उसके बाद इमारत। तो उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें उसने देखी है, उसको उसने आदि इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये सारी बातें अगर हम
अल्प विराम ना देते हुए बोलेंगे तो पहाड़ झरने के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए पहाड़, झरने, नदी, खेत, यानी कि यहाँ पर अलग अलग शब्द है, इसका हमें यहाँ पर भास होता है, तो इसे कहते हैं अल्प विराम। दूसरा भाग है अर्ध विराम, जिसे कि सेमी कॉलन कहा जाता है। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से कुछ ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर अल्प विराम भी नहीं है और पूर्ण भी रुकना नहीं है, उसके थोड़ा ज़्यादा रुकना है, वहाँ पर अर्धविराम कहते हैं। यानी कि अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ पर अर्धविराम लगता है। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि आधे आधे वाक्य के बीच में जब हमको ठहरना होता है तो वहाँ पर अर्धविराम आता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सूर्यास्त हो गया, ये एक वाक्यांश है। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, यानी कि लालिमा यानी कि प्रकाश था, कालिमा यानी कि अंधकार हो गया। इन दो वाक्यों के बीच में हमको रुकना था, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। अभी सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, इन दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम यहाँ पर किसने किया है? अल्पविराम ने किया, और यहाँ पर पूर्ण विराम लग चुका है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यहाँ पर तीन वाक्यांश है। कल रविवार है, ये एक बात है, रविवार की छुट्टी है, ये दूसरी बात है। ये दोनों होने की वजह से हमको आराम मिलेगा, ये अंतिमतः वहाँ पर उसका रिजल्ट है। इसलिए यहाँ पर पहला अल्पविराम अर्धविराम और दूसरा अर्धविराम, उसके बाद पूर्ण विराम। फिर यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखिए, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। जैसे ही सूरज उगता है, चिड़िया चहकती है और कमल के फूल खिल उठते हैं। यहाँ पर इसलिए सूर्योदय हो गया, यहाँ पर हमको अर्धविराम देना है, यानी कि यहाँ पर एक बात समाप्त एक क्रिया समाप्त हो गई है, तो यहाँ पर अर्धविराम लगते हैं। तो अर्धविराम अल्पविराम के बाद लगते हैं, यानी कि अल्पविराम से भी ज़्यादा वहाँ पर जहाँ पर ठहरना होता है, या दो वाक्यों के बीच या दो वाक्यांशों के बीच यहाँ पर संबंध प्रस्तापित करना होता है, वहाँ पर अर्धविराम लगता है। उसके बाद पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि वाक्य खत्म हो गया है, हमें जो कुछ भी बोलना है, एक वाक्य खत्म जब होता है तब पूर्ण विराम लगता है। ये सीधा सा उसका अर्थ है। जैसे कि राम खाना खाता है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम है। राम का दोस्त मोहन है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, यहाँ पर पूर्ण विराम है। यानी कि कौन सा भी वाक्य जब पूर्ण होता है तो उसके अंतिमतः पूर्ण विराम लगता है। इतना ही सिंपल याद रखिए। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, वहाँ पर आपका कहना समाप्त हो चुका है, यानी कि उस वाक्य का पूरा काम समाप्त हो गया है, वहाँ पर पूर्ण विराम आता है। आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कभी भी हम सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, प्रश्नार्थक चिन्ह आना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर प्रश्न कैसे होते हैं? वह क्या खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। राम बाजार से क्या लेकर आया था? क्वेश्चन मार्क। सीता के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन मार्क। शिव कौन थे? क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पर हमें उत्तर की आवश्यकता है, उत्तर का हम अपेक्षा कर रहे हैं, उत्तर की हम अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं इनको प्रश्नार्थक चिन्ह कहा जाता है। जहाँ पर भी प्रश्नार्थक चिन्ह आते हैं वहाँ पर उत्तर होना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हुए देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द के पहले किया जाता है। अब देखिए विस्मय यानी कि हमें बहुत समय पर कभी कभी बहुत खुशी होती है, खुशी दिखाते हुए एकदम हम कुछ बातें करते हैं। कभी कभी बहुत कुछ दुख होता है, कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, कभी कभी बहुत किसी के बारे में हमें घृणा होती है, बहुत ही उसके बारे में गुस्सा आ जाता है। ऐसे समय में इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द है, चिन्ह हैं, शब्द है, उसके आगे जो चिन्ह लगता है उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब यहाँ पर हाय वो मर गया, बहुत ही तेज बुखार, बहुत ही तेज मार लग गई। छी यानी कि तुच्छ लेख से, छी कितना गंदा है,
अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है, शाबाश बहुत अच्छे। ऐसे जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक से ही लिखे जाते हैं। ऐसा चिन्ह जब आता है, ऐसे शब्द जब आते हैं तो उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का होना जरूरी है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, हाय वह मर गया, आह कितना सुहाना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। आगे है योजक चिन्ह जिसको कि इंग्लिश में हाइफन कहा जाता है। दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए या जोड़कर लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वह राम सीता की मूर्ति है, यानी कि राम और सीता की दोनों की मूर्ति वहाँ पर लगाई गई है, एक ही साथ हमको कहना है। तो राम डैश सीता डैश यानी कि योजक चिन्ह दोनों को जुड़ाने का काम कर रहा है। सुख और दुख ऐसा बोलने से भी सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। रात और दिन परिश्रम, रात दिन। तन मन धन, तन और मन और धन इसको छोड़कर देश के जवान ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो ऐसे जो यहाँ पर चिन्ह है, ये दो शब्द है, राम और सीता को जोड़ने का काम और के बदले में ये चिन्ह करता है, जिसको कि योजक चिन्ह कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हाइफन कहते हैं। आगे है अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। किसी की कही हुई बात को उसी की जैसा उसने कहा है वैसे ही जब हम प्रकट करते हैं तो ऐसे चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में इन इन्वर्टेड कॉमाओं का उपयोग किया जाता है। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ये तुलसीदास की उनके मुंह की बात जैसे कि वैसी यहाँ पर लिखी गई है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो इसीलिए ये हमारे वाक्य नहीं है, किसके वाक्य है? जयशंकर प्रसाद के वाक्य है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो ये राम के वाक्य थे, इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के वाक्य जैसे कि वैसे अगर हम बोल रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। वो अगर बातें हम कह रहे हैं हमारी भाषा में तो इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है या अवतरण चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की बात उसकी जैसे ही हम कहते हैं तब अवतरण चिन्ह लगाना ज़रूरी है। और अंतिमतः जो होता है आगे बढ़ते हुए कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल कब होता है? वाक्य के बीच आए हुए शब्दों अथवा पदों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के बीच में किसी व्यक्ति का एक्सप्रेशन या कुछ बातें जो कि वो वाक्य में नहीं आती, हमको चेहरे पर दिखाई देती है, उसको जब लिखना होता है तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब कैसे? उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, अध्यापक वहाँ पर अध्यापक ने एक बात कही, निकल जाओ कक्षा से, लेकिन कैसे कही उन्होंने? बहुत ही चिल्लाते हुए, यानी कि जोर से कही। ये चिल्लाते हुए हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं, यानी कि अध्यापक के मुख के ऊपर चिल्लाने की प्रतिक्रिया थी। यहाँ पर देखिए, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए कहा उन्होंने, ठहर जा। अब वो क्रोध में थे, ये हमको दिखता है, लेकिन हम उसको वाक्य में ला नहीं सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में डालते हैं। अब धर्मराज, उसी का और एक नाम है युधिष्ठिर, जो कि हम दो बार नहीं ले सकते, इसलिए हम पहचान के लिए उसको जब लिखते हैं तो भी उसको ब्रैकेट में डालते हैं। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ये जो बातें हैं, चिल्लाते हुए, क्रोध में या कांपते हुए, युधिष्ठिर, ये बातें डायरेक्ट वाक्य में हम ले नहीं सकते, इसीलिए उसको ब्रैकेट में डालते हैं। और उन शब्दों का वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वो रहने से वाक्य बहुत ही स्पष्ट होता है। अध्यापक, अगर हम ऐसे लिखेंगे, अध्यापक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकल जाओ कक्षा से, अगर हम नॉर्मल पढ़ेंगे तो उनका गुस्सा हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देता, लेकिन अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से ऐसा जब कहते हैं तो वहाँ पर चिल्लाने की क्रिया हमको मालूम हो जाती है। ऐसे शब्दों को प्रयोग करने के लिए कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और अंतिमतः 9वां जो भाग है, विवरण चिन्ह, यानी कि इसके आगे कुछ हमको बातें बतानी है। विषय, अब जब लिखते हैं हम पत्र लेखन में विषय लिखते हैं, विषय के आगे ये चिन्ह इस्तेमाल होता है, क्योंकि विषय आगे हम बोलने वाले हैं।
निवेदन के आगे ऐसा चिन्ह लिखते हैं। आम के निम्न फायदे हैं यानी कि नीचे हम उसके फायदे लिखने वाले हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं तो नीचे हम 3 भेद उसके लिखने वाले हैं। वचन के 2 भेद होते हैं वो भी हम नीचे लिखने वाले हैं। ऐसा इसका अर्थ होता है, यानी कि आगे कुछ हमको लिखना है, वो सूचित करना है, तो उसके लिए हम विवरण चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा विराम चिन्ह यह पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। याद रखने वाली बातें फिर से मैं दोहराता हूँ। विराम चिन्ह हमारे पास किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वाक्य का अर्थ अपहृत ना हो और कहाँ पर रुकना है इसको चिन्हित करने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार प्रमुखतः अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और विवरण चिन्ह ऐसे होते हैं। और इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको सविस्तर जानकारी दी है। यहीं पर हमारा विराम चिन्ह पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।